हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। उसी क्रम में कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसका नाम है वृत्त। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देख लेते हैं, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब हम नई कक्षा में जाते हैं तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो उसको एक बार जान लेना बहुत जरूरी होता है, जो कि किसी भी चैप्टर के लिए बेसिक कंसेप्ट होता है। और बेसिक अगर हम जान लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए वृत्त की परिभाषा। वृत्त होता क्या है? जब आप कभी कंपास से या प्रकार से बनाते हैं वृत्त, तो बनाते हैं तो कैसे, एक ऐसे रख लेते हैं प्रकार का नोक और यूं गोल गोल घुमा देते हैं, ऐसे टाइप का कुछ इस तरह बन जाता है। तो प्रकार का नोक यहाँ रख देते हैं और ये किनारे किनारे वाली जो आकृति बनती है, यही क्या है? वृत्त है। ध्यान देना है, केवल ये वाली आकृति वृत्त कहलाती है। इसके अंदर अथवा बाहर के भाग से कोई लेना देना नहीं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। स्थिर बिंदु मतलब वो फिक्स पॉइंट होता है, आप नोक एकदम फिक्स कर देते हैं। स्थिर दूरी मतलब दूरी को घटाते बढ़ाते नहीं है, ये दूरी वही रहती है और गोल गोल घुमा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो देखिए, ये आप चित्र भी देख सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, जो स्थिर बिंदु है यानी कि जहां नोक आप रख देते हैं, वो क्या है? केंद्र। तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। हमने लिख दिया है चित्र में, ओ वृत्त का केंद्र तथा लंबाई OP वृत्त की त्रिज्या है। कामा होना चाहिए। अब देखिए चित्र आप देख सकते हैं। आगे कहा गया है, एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। ये है वृत्त के अंदर का भाग, जिसे अभ्यंतर इंटीरियर भी कहते हैं। दूसरा है वृत्त, एवं तीसरा वृत्त के बाहर का भाग, जिसे बहिर्भाग एक्सटीरियर भी कहते हैं। देखिए, ये वृत्त आपने बनाया, उसी को मैंने यहां भी बना दिया है। इसका कहीं केंद्र होगा। अब ध्यान देना है, जो गोल गोल वाली चीज है, ये बाउंड्री है, इसी को वृत्त कहते हैं, इसी का नाम वृत्त है। इसके बाहर वाले भाग क्या कहलाते हैं? बहिर्भाग। और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अभ्यंतर। और ध्यान ये देना है कि ये वृत्त, ये बाउंड्री और अंदर का पूरा चीज मिल करके क्या बना देता है? ये देखिए ध्यान से, इसका यानी वृत्त का अभ्यंतर तथा वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र, सर्कुलर रीजन बनाते हैं। ये बन जाता है। अब आगे देखिए, अगला परिभाषा जो हमें ध्यान देनी है, जीवा। जीवा इस चैप्टर में कई बार यूज होगा, इसलिए जीवा जानना बहुत जरूरी है। एक वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाती है। जैसे देखिए, इतना जगह हमने छोड़ रखा है समझाने के लिए। ये वृत्त हो गया, इस पर कोई भी 2 बिंदु ले लो, ये मान लेते हैं, ले लिया AB, तो ये रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा। एक और ले लें, CD, ये भी क्या कहलाएगा? जीवा। एक और ले लेते हैं बड़ा सा, मान लेते हैं केंद्र है, इसका नाम PQ कर दिया, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की ये भी जीवा ही है। इसको आगे समझेंगे, इसको व्यास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवा समझ गए। अगर आप ध्यान दें तो आप सोच सकते हैं कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं हैं? भाई, एक वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, और अनंत में से किन्हीं 2 बिंदुओं को हम मिलाते रहे, जीवा बनती रहेगी। तो कितनी जीवाएं हो सकती है? अनंत। एक वृत्त में कितनी जीवाएं? अनंत। आगे चलते हैं। वृत्त की एक जीवा कहलाता है, यहां तक हो गया व्यास, जिसको अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। यह त्रिज्या का गुना होती है, अतः D का मतलब डायमीटर, जिसको व्यास कहेंगे, बराबर 2 × R। R का मतलब रेडियस, जिसको त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये सूत्र भी हमने लिख दिया है। अब व्यास क्या है? भाई, वो जीवा है। ये देखिए, ये भी जीवा ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा होती है और कहां से होकर जाती है? केंद्र से। अब ध्यान देना है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? आपने पढ़ रखा है अनंत रेखाएं।
तो जाहिर सी बात है इस केंद्र से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। और इसलिए एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत। अब देखिए व्यास की परिभाषा हमने बता ही दी, और ये भी आपको जानना जरूरी है कि एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत। आगे चलते हैं परिधि। सर्कमफेरेंस कहा जाता है इंग्लिश में। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई, ध्यान देना है। ये चित्र थोड़ा हौच पौच जैसा हो जाए, मिटा देता हूँ, दूसरा बना के समझूंगा। ये देखिए जो पूरी लंबाई है आपकी, ये जो लंबाई बनाते हैं, यही लंबाई क्या कहलाती है? व्यास। तो अब ये पूरी लंबाई, सॉरी फिर से बना देता हूँ, ये पूरी लंबाई क्या कहलाती है? व्यास। और ये बराबर कितने की होती है? ये होता है 2πr, जहां r को आप जानते ही हैं त्रिज्या है, और पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना है, ये ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। फिर कुछ लोग कहते हैं सर इसका पाई बराबर तो 22/7 होता है, कैसे नहीं लिख सकते? भाई पाई का जो मान है आज तक कोई नहीं निकाल पाया, इसका लगभग मान होता है 22/7। लगभग मान, जो कि पाई का पूरा मान नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाते हैं। ये इतना खतरनाक चीज हमारे गणतज्ञों ने खोज रखा है। तो देखिए पाई हो गया। आगे चलते हैं चाप। चाप क्या होता है? वृत्त के भाग अथवा टुकड़े को चौक कहते हैं। अब देखिए वृत्त का टुकड़ा ले लिया एक, ये इतना बड़ा ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? चाप। बड़ा सा भी ले सकते हैं आप, इतना बड़ा ले लें, ये भी क्या है? चाप। इतना बड़ा ले लिया, ये भी क्या है? चाप। तो चाप का मतलब क्या है? वृत्त का टुकड़ा। ये सब चीजें आप छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, खाली यहाँ रिवीजन करवाया जा रहा है। वृत्तखंड कह रहा है एक चाप और उसके संगत एक जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। भाई एक चाप हमने लिया और उसके संगत जीवा मतलब उसके किनारे एकदम नोक पे बनने वाला जीवा, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अब जाहिर सी बात है ये पूरा वृत्त तो रहा होगा ऐसे, तो इतना अगर आप काट के निकाल लें, ये वाला एक ये भाग हो गया और एक ऊपर वाला बड़ा भाग हो गया, तो ध्यान देना है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इस वाले को दीर्घ वृत्तखंड, इस वाले क्षेत्र को, और ये वाला क्षेत्र ध्यान देना है। तो वृत्तखंड समझ में आया होगा कि एक जीवा और उसके संगत चाप, ये वाला ध्यान देना है। ये वाला आप अगर इसको अलग अलग करते हैं तो मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा गया है? त्रिज्यखंड। ये क्या होता है ये भी देखते हैं। परिभाषा में ही, नाम में ही क्लियर है। कह रहा है दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। अब दो त्रिज्याएं भी देखिए, एक त्रिज्या ये हो गई, ऐसे मिला दिया हमने चाप द्वारा। अब इसका दूसरा वाला भाग भी तो होगा, एक ये भी तो होगा, ऐसे कुछ जब वृत्त कंप्लीट होगा। तो अब ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है। चूंकि ये छोटा है इसलिए इसका नाम लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा है इसलिए इसका नाम दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि ये वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होते हैं। आगे भी अन्य चीज हो सकता है आपका, जैसे आपने पढ़ा था वृत्तखंड। अगर इसी वृत्तखंड में हम जो जीवा है, कह रहा है वृत्तखंड की परिभाषा कि एक चाप और उसके संगत जीवा, अगर हम उस जीवा को ऐसे ले लें, ये वाला यहाँ केंद्र है, सॉरी बढ़िया से चित्र बनता नहीं है जल्दी, ये तो अगर ये केंद्र है तो इसी वृत्तखंड का नाम, ध्यान दीजिए, आधा वृत्त यहां हो गया और आधा वृत्त यहां हो गया। इन दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये बड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा चित्र छोटा बड़ा बन गया है, उससे फर्क नहीं है। अगर यही जीवा व्यास बन जाए, क्योंकि व्यास ये एक तरह की जीवा है, अगर यही जीवा व्यास हो जाए और उसके संगत चाप द्वारा जो है, या इस
चाप के संगत जीवा यानी व्यास द्वारा घिरा क्षेत्र ले, ये पूरा क्षेत्र, तो ये क्या कहलाता है? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अर्धवृत्तीय क्षेत्र, या यूं कहे इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। आधा वृत्त का आधा टुकड़ा क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। और एक व्यास और उसके संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अर्धवृत्तीय क्षेत्र। तो ये कुछ परिभाषाएं थी महत्वपूर्ण। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर का जो सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस 2024-25 वाली किताब में है, जो छोटी किताब आई है, उसके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज है तो जानना चाहिए, क्योंकि कक्षा 10 में आपको पढ़ना होता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से संबंधित सूत्र, उसकी जानकारी लेनी होती है। तो अगर आप कक्षा 9 में नहीं रिवीजन किए रहते हैं, छोटे क्लास में तो पढ़ाई ही जाती है, तो आगे दिक्कत होगा, इसलिए हमने ये बातें बता दी हैं। अगले वीडियो में मैं कक्षा 9 के सिलेबस की चीजें, प्रमेय 9.1 और 9.2 को सिद्ध करवाऊंगा। और अगर वीडियो लंबा ना हुआ, छोटा ही वीडियो बन पाया, तो मैं प्रयास करूंगा कि देखूंगा प्रश्नावली के भी 2 प्रश्नों को करवा दिया जाए, कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें सीखते रहते हैं। इस चैनल पे विजिट करते रहें, यार दोस्तों के पास वीडियोज को शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।